हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे आर्टिकल से रिलेटेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आर्टिकल का पूरा जो टॉपिक होता है वो आपका इसी सेपरेट वीडियो में कवर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको इंग्लिश में साथ साथ हिंदी में भी कंटेंट कवर कराया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक क्वेश्चन को लिंक करके तैयार किया गया है जिससे कि क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक तैयार रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो नेम और टेरिटरी जो है यूनियन की, उसके बारे में बताया गया है आपके आर्टिकल 1 में। अगर यहां पे बात करी जाए तो आर्टिकल 1 जो आपका पार्ट 1 होता है, पार्ट जो होते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो पार्ट 1 जो है वो होता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 1 हमने कवर कर लिया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब आर्टिकल 2 क्या होता है? तो एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। तो एडमिशन हो गया, जो नई स्टेट है उसको स्टैब्लिश करने का हो गया, ये बताया गया आपके आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है? तो फॉर्मेशन, हम किसी नई स्टेट को फॉर्म कर रहे हैं किसी और स्टेट से अलग करके, या फिर कोई नए एरिया उसकी ऑल्टरेशन हो रहा है, एरिया को बढ़ा रहे हैं, बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं, या फिर जो अभी हमारी करंट टाइम में स्टेट है उसका नाम बदला जा रहा है, ये आपका आता है आर्टिकल 3 में। तो ये आपके पार्ट 1 के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट डेफिनेशन जो होती है ये आपके कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में आती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में आता है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और ये जो आता है आपका, ये आता है आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके आते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, और पार्ट 3 जो होता है वो होता है आपका फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 12। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो होता है, पहले जो छुआछूत की जो ये प्रथा चल रही थी कि जो गरीब तंगे के लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनको टच नहीं किया जाता, तो उसको हटाने की वजह से, उसको हटाना आर्टिकल 17 में बताया गया है, और ये एक कानूनी अपराध बताया गया है आर्टिकल 17 में। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी जो होता है हमारा, ये होता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंदर। तो अगर इनकी बात करी जाए तो आर्टिकल 14 से 18 अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 जो आता है आपका, ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो सब है ये इक्वालिटी से रिलेटेड आपके राइट्स रहेंगे। फिर आता है आपका आर्टिकल 15 जिसमें बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जो भी आपका डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं रिलीजन से रिलेटेड, रेस से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, तो वो बताया गया है आर्टिकल 15 में। फिर आर्टिकल 16 में बताया गया है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये बताया गया है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 हमारा क्वेश्चन ही हो गया। अगर आर्टिकल 18 की बात करी जाए तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स बताया गया है आपके आर्टिकल 18 में। इसमें आर्टिकल 17 और जो आर्टिकल 18 है ये काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? अब जो हमारे पहले अगर बात करी जाए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, तो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे इनिशियल टाइम में, लेकिन उसमें एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, और अब करंट टाइम में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी, जो 7वां फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटाया गया था, रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। और ये सभी क्वेश्चन आपके हम कवर कर रहे हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये आपके आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं।
अब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल का रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बताया गया है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इमरजेंसी के टाइम पे कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते, बाकी जितने आर्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 आर्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते। तो उन दोनों आर्टिकल्स का नंबर, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अब अगर यहां पे बात करी जाए तो आर्टिकल जो ये हम कवर कर रहे हैं ये आपके आते हैं राइट टू फ्रीडम में। और राइट टू फ्रीडम में जो आर्टिकल्स आते हैं ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आते हैं। तो आर्टिकल 19 की अगर बात करी जाए तो ये गारंटी करता है सभी सिटीजन्स को 6 राइट्स, जो हमारे 6 राइट हैं उनको गारंटी दी जाती है कि ये सब सिटीजन्स के लिए राइट्स हैं। उसके अलावा फिर हमारा आर्टिकल 20 आता है जो कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ऑफेंसेस में जो कन्विक्शन होता है उसमें भी रेस्पेक्ट दी जाएगी, प्रोटेक्शन दिया जाएगा ऑफेंसर को। तो ये बताया गया है आर्टिकल 20 में। 21 हमारा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 क्या होता है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आप कोई केस से रिलेटेड आपको डिटेंशन मिल सकता है, अरेस्ट किया गया है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आर्टिकल 22 में आता है। Prohibition of employment of children under 14 in factories and mines comes under which article? तो एक आपका ये लॉ बनाया गया है, एक आर्टिकल में बताया गया है कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं, वो किसी फैक्ट्री में या फिर किसी माइन में काम नहीं कर सकते। ये बताया गया है आपके कौन से आर्टिकल में, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में ये बताया गया है। अब ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 2 आर्टिकल आते हैं आपके, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अगर आर्टिकल 23 की बात करी जाए तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनमें जो ट्रैफिकिंग होती है लोगों की, और जो लेबर्स होते हैं उनको ट्रैफिकिंग किया जाता है, पैसे में खरीदा जाता है। तो ये सब जो होते हैं, ट्रैफिकिंग जो होती है ह्यूमन बीइंग की या फिर फोर्स लेबर की, वो बताई गई है आपकी आर्टिकल 23 में। फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन कम्स अंडर द आर्टिकल। तो अंतकरण की स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार प्रसार अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो कौन से आर्टिकल में ये चीजें आती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में ये आता है। और ये हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं, 25 हो गया, 26, 27, 28, ये हमारे 4 आर्टिकल्स होते हैं जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारा रिलीजन है उसका जो फ्रीडम है उसके बारे में बताया गया है इन आर्टिकल्स में। अब आर्टिकल्स की अगर बात करी जाए, 25 हमने कवर कर लिया। आर्टिकल 26 क्या होता है, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये आपके आर्टिकल 26 में बताया गया है। 27 में बताया गया है फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फिर 28 में आता है आपका फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये आपके आर्टिकल्स हो गए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के। अब आर्टिकल 32 जो है ये आपका आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। तो रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये आपका आर्टिकल 32 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप इसको जरूर बाय कर लें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो विलेज पंचायत की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका फॉर्मेशन है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। तो यहां पे आर्टिकल 40 आ गया। अब ये पार्ट 4 की बात करी जा रही है। पार्ट 4 में क्या होता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं। तो इसमें आर्टिकल 40 होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत से रिलेटेड। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो बात कर रहे हैं हम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल 40 से रिलेटेड आसपास के जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं।
तो आर्टिकल 39A ये किस चीज से रिलेटेड है? तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, हर किसी को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43 में क्या बताया गया है? तो जो लिविंग वेजेस दी जाती हैं और भी जो कुछ चीजें दी जाती हैं उनके वर्कर्स से रिलेटेड, वो बताया गया है आपका आर्टिकल 43 में। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है फ्री में एजुकेशन, जो एक कंपल्सरी एजुकेशन है कि इतने बच्चों को इतनी एजुकेशन जो है ये फ्री में प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ये जो बताया गया है ये आपका कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में आता है आपका फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों के लिए, ये बताया गया है। अगर यहां से रिलेटेड बात करी जाए तो आर्टिकल 44 जो कि होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी सिर्फ करंट टाइम में ये गोवा स्टेट में ही एप्लीकेबल है और ये अभी करंट टाइम में काफी ज्यादा चर्चित भी चल रहा है, इसलिए एग्जाम्स में आगे देखने को मिल सकता है। फिर आपका आर्टिकल 46 आता है जिसमें कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। तो ये जो तीनों कास्ट होती हैं एससी, एसटी और ओबीसी, इनके जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसके प्रमोशन के लिए आर्टिकल 46 बनाया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो कृषि और पशुपालन का जो संगठन है ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 में आपका बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। अगर यहां से रिलेटेड बात करी जाए तो आर्टिकल 47 इंपॉर्टेंट रहता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक जो है उनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना, स्टैंडर्ड जो है लिविंग का उसको बढ़ाना, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 49 में बताया गया है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। तो हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो हमारी पुरानी साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, जिससे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी उस चीज़ के बारे में बताया जा सके, उनको भी वो चीज़ें दिखाई जा सके, इसके लिए आर्टिकल 49 बनाया गया है। आर्टिकल 50 में क्या आता है? तो आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पावर और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग अलग बताया गया है कि ये सेपरेट हैं, तो वो आपका आर्टिकल 50 में आता है। आर्टिकल 51 में क्या आता है? तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 51 लाया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर विच आर्टिकल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफी ज्यादा देखा जाता है आपका ये क्वेश्चन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं आपकी, ये कौन से आर्टिकल में आपके आती हैं, गिनी जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी जाए तो पार्ट 4A में आती हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल हो जाएगा 51A। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सी कंट्री से बोरो किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। अगर आपको ऑप्शन में यूएसएसआर मिलता है तो आपका करेक्ट आंसर है, अगर आपको रशिया मिलता है तो रशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। इससे पहले हम इसकी रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि कौन सी आपकी रिकमेंडेशन थी, कमिटी थी जिसके द्वारा रिकमेंड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका स्वर्ण सिंह कमिटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, रिकमेंड किया गया था। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं हमारी, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1976 में, उसके द्वारा हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। उसके बाद हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2002 में, जिसके द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको ऐड किया गया। तो टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 10 ऐड करी गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और एक ऐड करी गई 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो इनका आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। तो अभी करंट टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो प्रेसिडेंट जो है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52।
आर्टिकल 52 में आते हैं, बताया गया है कि हमारे भारत में एक प्रेसिडेंट भी होने चाहिए। अब अगर इसकी बात करी जाए तो पार्ट 5 में ये आता है। पार्ट 5 जो होता है वो होता है द यूनियन का जो होता है वो होता है पार्ट 5। और कितने आर्टिकल आते हैं तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 51 तक आपके आते हैं पार्ट 5 में। और ये जो पार्ट रहेगा इससे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट बनते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर बात करी जाए तो आर्टिकल 52 हमने पढ़ लिया, प्रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के। फिर आर्टिकल 53 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में। आर्टिकल 54 में जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसके बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 72 में जो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग की पावर होती है उसके बारे में बताया गया है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो जो प्रेसिडेंट है उनको हटाने का जो प्रावधान है, उनका जो महाभियोग होता है उससे रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। अगर और कुछ बात करी जाए तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, जो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रावधान होता है, इसका जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा प्रोसेस होता है। और उसमें जो टाइम पीरियड होता है, एक टाइम होता है कि उससे पहले आपको प्रेसिडेंट को ये बताना होगा कि उनको हटाया जा रहा है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो हमने पीछे काफी बार अपनी चैनल पे कवर किया है। तो आपको वो टाइम बताना है कि कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो वो जो टाइम रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो वाइस प्रेसिडेंट भी होने चाहिए इंडिया के, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत के एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। अगर इससे रिलेटेड बात करी जाए तो आर्टिकल 64 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 66 में बताया गया है इलेक्शन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो आर्टिकल 66 में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो भारत का महान्यायाधीश जो होते हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में बताया गया है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अगर यहां बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 79 में। फिर जो हमारा राज्यसभा बना है उसका जो कंपोजिशन हुआ है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 80 में। फिर जो लोकसभा को कंपोजिशन है वो आता है आपका आर्टिकल 81 में। फिर जो ड्यूरेशन होता है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, कि लोकसभा का इतना ड्यूरेशन रहेगा, राज्यसभा का इतना रहेगा, वो आपका आर्टिकल 83 में बताया गया है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में से पूछ लिया जाता है, तो सबको आप ध्यान रखें। लाइन वाइज कवर किए गए हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो आप उसको लिंक करके याद रख सकते हैं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो हाउस ऑफ पीपल जो होता है वो आपका होता है लोकसभा, और हाउस ऑफ स्टेट जो होता है, जो हमने पीछे कवर किया था अपना, वो हमारा होता है किसका, राज्यसभा का। तो ये आपको काउंसिल ऑफ स्टेट होता है राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल होता है लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में बताया गया है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कम्स अंडर विच आर्टिकल। हर किसी को पता होता है, लेकिन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, आपको एक बार जरूर देखने को मिलेगा। तो मनी बिल जो होता है, जो धन विधेयक होता है, उसका जो डेफिनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में ये बताया गया है। अगर इससे रिलेटेड बात करी जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 का, जिसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। और पीछे आपका जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका पूछा गया था स्पेशल प्रोसीजर जो है रेस्पेक्ट में मनी बिल के, वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो यहाँ पे सभी लोगों ने मनी बिल देख के आर्टिकल 110 पे टिक कर दिया था, लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो आर्टिकल 109 में आता है आपका स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। वहां पे डेफिनेशन की बात करी जाती है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 112 जो है ये आपका एनुअल फाइनेंशियल बजट से रिलेटेड है। आर्टिकल 114 होता है आपका एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड आपका रहेगा। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 123 जो होता है ये होता है आपका पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जब रेसेस चल रही होती है उसके टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है प्रोमोलगेट करने की, ऑर्डिनेंस को लागू करने की। तो ये एक स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट के पास। फिर आर्टिकल 125 में बताया गया है जजेस की सैलरी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, उनकी भी सैलरीज जो होती हैं वो एक आर्टिकल है हमारा जिसके मुताबिक वो डिसाइड करी जाती हैं। तो वो होती हैं आपकी आर्टिकल 125। आर्टिकल 129 रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये एक कोर्ट होता है रिकॉर्ड का। ऐसे ही हाई कोर्ट जो होता है वो भी एक रिकॉर्ड होता है, वो भी एक कोर्ट होता है रिकॉर्ड का। वो हम आगे कवर करेंगे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। फिर आर्टिकल 130 होता है, ये होता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो सीट होती हैं वो कितनी है, उनसे रिलेटेड जो बात करी जाती है वो आर्टिकल 130 में रहेंगी। फिर आर्टिकल 137 जो है ये आपका रिलेटेड है रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया और उस पर रिव्यू करना है, लोगों की कंप्लेन आ रही है या फिर उससे रिलेटेड विरोध हो रहा है, तो उसके लिए रिव्यू के लिए बताया गया है जजमेंट जो है, जो ऑर्डर दिया गया उसको रिव्यू करने के लिए आर्टिकल 137 में बताया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैग ऑफिसर जो है इंडिया के वो होने चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 आपका रिलेटेड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। अगर इसकी बात करी जाए तो आर्टिकल 141 देख लेते हैं। तो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑल दी कोर्ट्स। तो जो डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया वो हर एक कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो मानना पड़ेगा, ये सभी कोर्ट्स को, ये बताया गया है आर्टिकल 141 में। फिर आर्टिकल 149 में बताया गया है ड्यूटीज और पावर जो होती हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, ये बताया गया है आपका आर्टिकल 149 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो यहाँ पे स्टेट्स की बात होने लगी। पीछे जो हम क्वेश्चंस कवर कर रहे थे वो आपके यूनियन के क्वेश्चंस थे, जो यूनियन आपकी गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं। जो स्टेट के होते हैं, जो स्टेट आर्टिकल्स हैं, जो स्टेट का पार्ट 6 आता है, पार्ट 6 में हम कवर करते हैं स्टेट्स को, जो कि आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक गिने जाते हैं। अब ये आर्टिकल जो है आपका स्टेट से रिलेटेड आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में बताया गया है गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में। जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं उनको आर्टिकल 153 में कवर किया गया है। अब अगर गवर्नर्स की बात करी जाए तो 154 में बताया गया है जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं गवर्नर की, उसके बारे में। फिर आर्टिकल 161 में बताया गया है पार्डनिंग पावर जो होती है गवर्नर की। अब गवर्नर जो होते हैं ये एक तरीके के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जैसी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है यूनियन के, सेंट्रल के रूप में, उसी तरीके की पावर गवर्नर के पास होती है स्टेट के रूप में। तो जैसे पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है, उसी तरीके से गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है स्टेट के रूप में। फिर आर्टिकल 165 आता है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से रिलेटेड। आर्टिकल 213 में बताया गया है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, और यही पावर सेम किसके पास भी होती है? प्रेसिडेंट के पास भी होती है। हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स कम्स अंडर विच स्टेट। तो स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई हमारी यूनियन में, तो ऐसे ही स्टेट के लेवल पे जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं? तो हमारा आंसर है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में बताया गया है हाई कोर्ट्स के बारे में। अब आर्टिकल 215 जो है, 215 जो है, इसमें हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जैसे हमने पीछे कवर किया था कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे ही 215 आर्टिकल में बताया गया है हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 226 जो है ये पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। रिट्स जो होते हैं 5 रिट्स होती हैं, वो हाई कोर्ट के द्वारा पावर होती है उसके पास रिट्स को इशू करने की।
फिर आर्टिकल 233 होता है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे इसके बाद कुछ पार्ट्स हैं जो जिनके आर्टिकल्स कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो पार्ट्स होते हैं ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो अगर आपकी पहली बात करी जाए कि पहला जो हमारा रहेगा पार्ट 7, पार्ट 6 तक हमने कवर कर लिया, अब पार्ट 7 की बात करी जा रही है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1956 में, उसके द्वारा हटा दिया गया था आपका पार्ट 7 को, जिसमें कि आर्टिकल 238 आता है आपका। तो पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद हमारा पार्ट 8 आता है जिसमें कि द यूनियन टेरिटरीज जो हैं, जो हमारी यूटीज हैं, उनके बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 239 से लेके 242 के बीच में आती हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट 9 हमारा, जो कि पंचायत के बारे में बताता है, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। फिर पार्ट 9A मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका आता है म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड, जिसमें कि आर्टिकल रहेंगे 243P से लेके 243ZG तक। फिर पार्ट 10 की बात करी जाए तो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज जो होते हैं वो आपके आते हैं आर्टिकल 244 में। पार्ट 11 की अगर बात करी जाए तो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं वो बताए गए हैं आर्टिकल 245 से लेके 263 के बीच में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद हमारा आता है पार्ट 12। पार्ट 12 में क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम देखते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 में आता है आपका फाइनेंस कमीशन। जो पार्ट 11 जो हमारा पार्ट 12 है ये आता है आपका आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300A के बीच में। तो इसमें 280 जो है आपका वो हो जाएगा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आर्टिकल 266 रहेगा आपका कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड्स। आर्टिकल 267 में बताया गया है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के कॉन्टिजेंसी फंड हैं वो आपके आर्टिकल 267 में बताए गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था हमारे फंडामेंटल राइट्स में से। तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका कौन से आर्टिकल में आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में गिना जाता है आपका राइट टू प्रॉपर्टीज को। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आर्टिकल अगर 301 की बात करी जाए, आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 ये आपके पार्ट 13 में आते हैं। आर्टिकल 301 में बताया गया है फ्रीडम टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर आर्टिकल 302 में बताया गया है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट कम्स अंडर विच आर्टिकल, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है वो यूनियन के लिए और साथ ही साथ स्टेट के लिए कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में बताया गया है आपके पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट और यूनियन के लिए, और ये आता है आपका आर्टिकल, ये आता है आपका पार्ट 14 में, जिसमें कि आर्टिकल 308 से लेके आपके आर्टिकल 323 तक कवर किए जाते हैं, जिसमें कि सर्विसेज अंडर सेंटर और स्टेट के बारे में कवर किया जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इससे रिलेटेड देखते हैं। तो आर्टिकल 312 में बताया गया है सारी इंडिया की जितनी भी सर्विसेज हैं, ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में। आर्टिकल 320 में बताया गया है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आर्टिकल 320 में और आर्टिकल 315 में। 315 जो होता है ये पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताता है, और उसके फंक्शंस जो होते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में आर्टिकल 320 बताता है। नेशनल कमीशन फॉर दी SC एंड ST कम्स अंडर विच आर्टिकल, तो SC ST की जो कमीशन है, नेशनल कमीशन है, वो कौन से आर्टिकल में आती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 में बताया गया है आपका नेशनल कमीशन फॉर SC ST के बारे में। तो पहले हमारा पार्ट 14 तक हमने कवर कर लिया। फिर पार्ट 15 जो है हमारा वो होता है इलेक्शन से रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक कवर किए जाते हैं। और पार्ट 16 जो है हमारा वो होता है आपका स्पेशल प्रोविजन टू SC ST OBC माइनॉरिटीज। तो इनसे रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन होते हैं वो आपके पार्ट 16 में आते हैं। तो अगर आपको पार्ट्स भी ध्यान होंगे तो उससे भी आप क्वेश्चंस का जो अनुमान है आर्टिकल से रिलेटेड वो लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 तक आपके आते हैं पार्ट 16 में, जिसका एक पार्ट रहेगा नेशनल कमीशन फॉर दी SC ST।
अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आर्टिकल 324 आपका इलेक्शन से रिलेटेड है, 324 से लेके 329 तक। तो सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो होती है उसके पास पावर होती है इलेक्शंस को कंट्रोल करने की, कंडक्ट कराने की, डायरेक्शन देने की। तो ये बताया गया है आपका 324 आर्टिकल में। फिर आर्टिकल 340 आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस जो है उनकी जो कंडीशन है उसको उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन तैयार करी जाती है, अपॉइंट की जाती है, उससे रिलेटेड आर्टिकल 340 आपका रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है यूनियन की ये कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। अब पार्ट 17 की यहाँ पे बात करी गई है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं ये पार्ट 17 में आती हैं, जिसमें आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक कवर किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आर्टिकल 345 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट ये आर्टिकल 345 में आपकी आती है। फिर आर्टिकल 348 में बताया जाता है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेजेस यूज करी जाएंगी, ये आर्टिकल 348 में आता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो नेशनल इमरजेंसी आपके कौन से आर्टिकल में आती है। 3 टाइप की इमरजेंसीज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी उनको कवर करेंगे। पहले नेशनल इमरजेंसी आती है आपकी आर्टिकल 352 में। इमरजेंसी जो होती है पार्ट 18 में आती हैं, जिसमें आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक इनको कवर किया जाता है। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए तो तीन इमरजेंसी हो गई। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फिर आती है आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी, जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। फिर आर्टिकल 360 में आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगी है। फिर आर्टिकल 361 जो आता है आपका ये मिसलेनियस में आता है, पार्ट 19 में आता है, आर्टिकल 361 से लेके आर्टिकल 367 तक, जिसमें कि प्रोटेक्शन है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की, इसके बारे में बताया गया है। फिर आपका आता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पार्ट रहेगा पार्ट 20। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पार्ट 20 जो होता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है आर्टिकल 368। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की। लोकसभा और राज्यसभा मिलके जो अपना पास करते हैं उसके द्वारा एक जो अमेंडमेंट होती है वो पास करा जाता है। ये आपका आर्टिकल 368 में बताया गया है। तो यहां तक हमारे जो है पार्ट 20 कवर हो गए। इसके बाद हमारा पार्ट 21 आता है, जिसमें कि जो स्पेशल पावर्स होती हैं स्टेट को वो दी जाती हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था, अब वो हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 369 से लेके आर्टिकल 392 तक आपके पार्ट 21 में आते हैं। फिर पार्ट 22 जो कि आपका लास्ट पार्ट है उसमें आते हैं आपके आर्टिकल 392 से लेके आर्टिकल 395 तक। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और पार्ट की अगर बात करी जाए तो टोटल 22 पार्ट्स हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे शेड्यूल पूछ लिए जाए कि शेड्यूल कितने हैं, तो टोटल हमारे शेड्यूल कितने हैं 12 शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियोस, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियोस आपको चैनल पे कवर की जाती हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और भी आगे आने वाले जो आपके एग्जाम्स रहेंगे उनके मुताबिक जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको कवर करी जाएंगी। करंट अफेयर की वीडियोस में मिलेंगी आपको, हर तरीके की वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।